ये 5 अप्रैल 1815 की बात है जब इंडोनेशिया के एक सुमावा नाम के आइलैंड के आसपास के लोगों को एक बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत बड़े धमाके की आवाज़ सुनाई दी और इस धमाके के फौरन बाद पटाखों और फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दी। अब किसी को ये मालूम नहीं था कि इन धमाकों की वजह क्या है, लेकिन लोगों को ये ज़रूर मालूम था कि ये आवाज़ें सुमावा नाम के आइलैंड के आसपास से ही आई है। इस धमाके की आवाज़ और इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि 1400 किलोमीटर की दूरी पर भी ये आवाज़ सुनी गई। इस धमाके की आवाज़ इतनी पावरफुल थी कि सुमावा आइलैंड से 1400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दूसरा आइलैंड जिसका नाम जावा है, इस जावा आइलैंड पर उस दौर में ब्रिटिश आर्मी ने कब्जा कर रखा था। तो ब्रिटिश आर्मी ने भी इस आवाज को सुना और उन्हें यह लगा कि करीबी स्टेशंस पर शायद तोपों के जरिए दुश्मनों ने हमला कर दिया है। सो फौरी तौर पर अलर्ट हो गए और उन्होंने भी अपने आर्मी के जवान उनसे मुकाबला करने के लिए आसपास की कॉलोनीज में भेजना शुरू कर दिए। ये आर्मी के जवान कई जगह घूमते रहे, लेकिन इनको यह मालूम नहीं हो सका कि ये तोपें चली कहां से हैं और किसने चलाई हैं। और दूसरी तरफ के लोगों को यह लगा था कि शायद ब्रिटिश आर्मी ने तोपें चला दी हैं, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि ये हुआ क्या है। लेकिन इस धमाके के फौरन बाद सब में एक खौफ फैल गया था, क्योंकि किसी को यह मालूम नहीं था कि ये धमाका हुआ कहां है और इसकी पावर बहुत ज्यादा थी और ये ऐसा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा बम गिराया गया हो। यहां पर हैरत की बात यह है कि मुसलसल पटाखों और फायरिंग की आवाजें आती रही और ये कई दिन तक यानी 3 से 4 दिन तक की आवाजें आती रही। लेकिन इन छोटे मोटे पटाखों के ठीक 5 दिन बाद 10 अप्रैल 1815 में शाम के 7 बजे अचानक एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई दिया और यह वाला धमाका पिछले धमाके से भी बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसकी आवाज तकरीबन 2600 किलोमीटर की दूरी पर भी सुनी गई। यह धमाका सिर्फ मिस्टीरियस नहीं बल्कि बहुत खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि इस धमाके के फौरन बाद एक अर्थक्वेक यानी कि जमीन का एक जलजला भी लोगों ने फील किया और इस जलजले की पावर तकरीबन 7 मैग्नीट्यूड थी। इस अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारे घर और बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो गई और आसमान में एक रेड कलर का डार्क अंधेरा छा गया। आसमान काले बादलों में छुप गया और आसपास के इलाकों में पत्थरों की और कोयले की बारिश शुरू हो गई। इस सारी सिचुएशन में हजारों लोग मरना शुरू हो गए और अर्थक्वेक और पत्थरों की बारिश से भी तेजी से सैकड़ों लोग मर गए। लेकिन यहां पर सबसे हैरत की बात तो यह थी कि किसी को भी यह मालूम नहीं था कि हुआ क्या है। एक तरफ के लोगों को यह लग रहा था कि शायद हम पर किसी दुश्मनों ने अटैक कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ के लोगों को भी यही शक था। लेकिन किसी को यह बात मालूम नहीं थी कि यह अटैक दरअसल एक वोल्केनिक इरप्शन ने किया है। दरअसल 5 अप्रैल को जो धमाका हुआ था और पटाखों की जो आवाजें आ रही थी वो एक पहाड़ जिसका नाम माउंट संबूरा है, धमाकों की ये आवाजें उसी पहाड़ की वजह से थी और ये तबाही भी उसी की वजह से फैली थी। इस पहाड़ के फटने की पावर इतनी ज्यादा थी कि आप अंदाजा लगाएं कि फटने से पहले इस पहाड़ की ऊंचाई 14,100 फीट थी, लेकिन फटने के बाद इसकी ऊंचाई 9,354 फुट रह गई। यानी फटने के बाद इसका बहुत सारा मटेरियल कई इलाकों में फैल गया और वो जो पत्थर, कोयले और राख की जो बारिश लोगों पर बरस रही थी वो दरअसल इसी पहाड़ के टुकड़े थे। इस पहाड़ के फटने से जो एनर्जी बनी उसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि दुनिया का सबसे पावरफुल थर्मोन्यूक्लियर बम TSAR बम्बा यानी जार बम्बा था जो रशिया ने टेस्ट किया था और उसकी ताकत अमेरिका की तरफ से हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम की ताकत से भी तकरीबन 3,500 गुना ज्यादा थी। सो ये जो वोल्केनिक इरप्शन हुई थी इसकी ताकत उस तरह के तकरीबन 14 बमों के बराबर थी। इस इरप्शन की वजह से बहुत बड़ी मिकदार में जो चट्टानें और जो पत्थर बिखरे वो समंदर में भी गिरे और समंदर में गिरने की वजह से समंदर में भी एक हलचल पैदा हो गई और इस हलचल की वजह से एक सुनामी बना और फिर वो सुनामी इंसानी आबादियों की तरफ बढ़ा और फिर उस सुनामी ने भी हजारों लोगों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन इस इरप्शन की इतनी तबाही के कुछ दिनों बाद लोगों को पता चला कि ये जो धमाका हुआ था और ये जो इरप्शन थी ये दरअसल माउंट टम्बोरा की ही इरप्शन थी। इस इरप्शन की वजह से पूरी दुनिया पर असर पड़ा था, क्योंकि इस इरप्शन में तकरीबन 60 मेगा टन सल्फर हवा में रिलीज हुई, यानी लाखों टन सल्फर डाइऑक्साइड और खतरनाक गैसेस जमीन के इक्वेटर से पोल्स तक बहुत बड़ी क्वांटिटी में फैल गई और आसमान की बुलंदियों में फैली हुई इस सल्फर डाइऑक्साइड ने ऑक्सीडाइज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सल्फर आयन बनना शुरू हो गए। ये इतना खतरनाक केमिकल आयन है कि ये आपके फेफड़ों को खराब कर सकता है, आपको सांस की बीमारी लगा सकता है और अगर कोई पहले से ही इस चीज का मरीज है तो ये उसके लिए मौत का सबब भी बन सकता है। और इस सल्फर आयन की एक खास बात यह भी है कि ये सूरज की रोशनी को थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने आसमान में एक अंधेरा बना दिया और साउदर्न एशिया में तो तकरीबन 1 हफ्ते तक मुकम्मल अंधेरा छाया रहा। ये सल्फर आयन इतने छोटे और हल्के थे कि ये कई महीनों तक हवा में तैरते रहे और इसका असर पूरी दुनिया के माहौल पर और इसके टेम्परेचर पर भी पड़ा और अगले साल यानी 1816 में जमीन का एवरेज टेम्परेचर भी कम रहा। यानी इस इरप्शन ने पूरी दुनिया का क्लाइमेट ही चेंज कर दिया और इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि इरप्शन के वक्त ही इन पत्थरों और चट्टानों की बारिश से तकरीबन 11,000 लोग उसी वक्त मर गए थे और जमीन पर सुनामी फैला तो उससे तो लोग मरे ही, लेकिन साथ ही जमीन पर भूख की वजह से भी बहुत सारे लोग मरे, क्योंकि इस इरप्शन के बाद जमीन पर फसलें उगना बंद हो गई, क्योंकि जमीन का टेम्परेचर भी डाउन रहा और साथ ही जमीन पर धूप भी नहीं पड़ रही थी। और इस इरप्शन ने एंड होते
होते होते 1 लाख लोगों को मार दिया, जिसकी वजह से इसे रिटन हिस्ट्री में दुनिया की तारीख की सबसे खतरनाक और पावरफुल इरप्शंस में से एक माना जाता है। इस इरप्शन के अगले साल यानी 1816 में पूरी दुनिया में गर्मियां नहीं आई, यानी कि पूरी दुनिया में ठंड का माहौल रहा। और 1816 को पॉवर्टी ईयर यानी गुर्बत का साल भी कहा जाता है, क्योंकि फसलें ना उगने की वजह से जमीन पर फेमाइन यानी कहत का माहौल बन गया और बहुत से लोग भूख की वजह से भी मरने लगे। धीरे धीरे माहौल ठीक होने लगा, सब ठीक ठाक चल रहा था, कई साल गुजर गए, लेकिन ठीक 27 अगस्त 1883 में सुबह के 10 बजे इस माउंट टम्बोरा से 1406 किलोमीटर की दूरी पर इंडोनेशियन प्रोविंस लंपंग में एक और ब्लास्ट सुनाई दिया। यह भी एक इरप्शन थी और इस इरप्शन की पावर तकरीबन 200 मेगा टन्स थी, जो तकरीबन 4000 बम्बस की ताकत के बराबर है। इसकी शॉक वेव्स ने तकरीबन 3.5 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और इसने भी वैसी ही तबाही फैलाना शुरू कर दी जिस तरह की तबाही माउंट टम्बोरा ने फैलाई थी। इसकी वजह से भी एक सुनामी बना जिसकी ऊंचाई तकरीबन 151 फुट थी। आसमान में कई महीनों तक बिल्कुल काले बादल छा गए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। फसलें उगना बंद हो गई और फूड शॉर्टेज की वजह से और कुल मिलाकर इसकी तबाही की वजह से तकरीबन 36,000 लोग मरे। लेकिन ये वाली इरप्शन माउंट टम्बोरा की नहीं बल्कि माउंट क्राकाटवा की थी। इस इरप्शन के फौरन बाद क्राकाटवा आइलैंड के आसपास मौजूद दूसरे आइलैंड सिबिसी में तकरीबन 3000 लोग मौजूद थे, लेकिन इनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं बचा और राख और पत्थरों की बारिश की वजह से ये सब लोग मर गए। और यही नहीं बल्कि क्राकाटवा आइलैंड से तकरीबन 750 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद समाट्रा आइलैंड में भी तकरीबन 1000 लोग मर गए। लेकिन क्राकाटवा की इस इरप्शन के फौरन बाद पूरी दुनिया के लोगों को यह पता चल गया था कि भाई वोल्केनिक इरप्शन हुई है, क्योंकि इस दौर में टेलीग्राफ इजाद हो चुका था। टेलीग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता था। बहरहाल अगर हम माउंट टम्बोरा और क्राकाटवा की ताकत को कंपेयर करें तो माउंट टम्बोरा की ताकत क्राकाटवा की इरप्शन से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी और एक अंदाजा है कि माउंट टम्बोरा की इरप्शन क्राकाटवा की इरप्शन से 5 से 10 गुना ज्यादा पावरफुल थी। और यहाँ पर आपको एक खतरनाक बात यह भी बताऊं कि ये दोनों वोल्केनोज अब भी खामोश नहीं है, बल्कि ये अब भी एक्टिव हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये दोनों वोल्केनोज दोबारा फट सकते हैं, तो इस बारे में साइंसदानों का ये ख्याल है कि हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इसकी वजह यह है कि ये तो आपको मालूम होगा कि जमीन के अंदर का टेम्परेचर काफी गर्म होता है। ये इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि इसकी वजह से पत्थर वगैरह पिघल जाते हैं और इस पिघलने की वजह से ये एक लावे की शक्ल में आते हैं जिसको मैग्मा कहते हैं। और इस मैग्मा बनते वक्त बहुत सारी खतरनाक गैसेस भी बन रही होती हैं और ये मैग्मा जमीन की बाकी चट्टानों वगैरह से हल्का होता है, इसलिए ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है और फिर ये मैग्मा लावे की शक्ल में इन वोल्केनोज से बाहर आता है। लेकिन आपको ये बता दूं कि वोल्केनोज के फटने के लिए कुछ चीजें होना बहुत जरूरी है, जैसे कि वोल्केनो के नीचे बहुत ज्यादा मैग्मा होना जरूरी है। लेकिन इस मैग्मा को बाहर आने के लिए यानी इरप्ट होने के लिए भी किसी ट्रिगर की जरूरत पड़ती है। जैसे पहले से मौजूद इस मैग्मा के नीचे मजीद मैग्मा बनना शुरू हो जाए यानी इंजेक्ट होना शुरू हो जाए, तो उनके प्रेशर की वजह से ये मैग्मा बाहर आ सकता है। इसके अलावा मैग्मा की वजह से जो गैसेस बनती हैं, अगर किसी वोल्केनोज के नीचे बहुत ज्यादा मिकदार में ये गैसेस जमा हो गई हैं, तो वो वोल्केनो के नीचे मौजूद इस मैग्मा को बाहर आने के लिए ट्रिगर कर सकती हैं। और इसके अलावा वोल्केनो में लैंडस्लाइडिंग की वजह से भी इरप्शन हो सकती है, क्योंकि वोल्केनो के टॉप से काफी सारा मटेरियल हट जाता है और नीचे मौजूद मैग्मा का प्रेशर बढ़ जाता है और वो आसानी से बाहर आ सकता है। लेकिन अगर माउंट टम्बोरा या क्राकाटवा की बात करें तो इनसे काफी मिकदार में मटेरियल या मैग्मा पहले ही बाहर आ चुका है और इन्हें दोबारा रिचार्ज होने में अभी कई सेंचुरीज या कई डिकेड्स लग सकते हैं। सो हाल फिलहाल इन दोनों वोल्केनोज से हमें कोई इतना खतरा नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज इंडोनेशिया में ही मौजूद है और इन वोल्केनोज की तादाद तकरीबन 138 है। बहरहाल आज के दौर में हमारी खुशकिस्मती ये है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमें इनके बारे में पहले ही पता चल जाता है कि ये इरप्ट हो सकते हैं या नहीं, और साइंसदान इसका अंदाजा लगाकर पहले ही खतरे की घंटी बजा देते हैं। और इसे मालूम करने के लिए साइंसदान इन वोल्केनोज की फ्यूमेरेलिक एक्टिविटी यानी इन पहाड़ों के हाई टेम्परेचर को नोट करके या इनसे बाहर आने वाली खतरनाक गैसेस के टेम्परेचर को और इसके अलावा इससे बाहर आने वाले लावे की डिटेल से भी ये मालूम कर लेते हैं कि कोई खतरा है या नहीं। इसके अलावा अगर अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएं तो भी ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भाई वोल्केनिक इरप्शन हो सकती है। सो इनके इरप्ट होने से पहले ही खतरे की घंटी बजा दी जाती है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि आज के एडवांस दौर में भी अगर वोल्केनोज काफी तादाद में एक साथ फट जाएं तो ये इंसान के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं, और ना सिर्फ इंसान के लिए बल्कि जमीन पर मौजूद बहुत सारी जिंदा मखलूकात के लिए भी ये खतरा हो सकते हैं। इवन के बहुत सारे जानवर एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि आज से कई सेंचुरीज पहले 536 एडी में इसी तरह की इरप्शंस की वजह से पूरी दुनिया में 18 महीनों तक एक रात बन गई थी और लाखों की तादाद में इंसान मरे थे, और उस दौर में किसी को यह बात मालूम नहीं थी कि आखिर हुआ क्या है। 18 महीनों तक सूरज ही गायब रहा और इस दौर को दुनिया की तारीख का बदतरीन दौर भी माना जाता है। और अगर आपने दुनिया की तारीख के उस बदतरीन दौर यानी 536 एडी की वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वैसे स्क्रीन पर आपको उसका थंबनेल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं।